अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के 3 हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। इसके बाद मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन मीन्स एक डीएनए से डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बनना। जब सेल डिवीजन होनी होती है, जब किसी भी सेल ने डिवाइड करना होता है तो उसकी 2 फेजेज़ हैं। पहली फ़ेज़ इंटरफेज़ होती है और दूसरी फ़ेज़ माइटोटिक फ़ेज़। इंटरफेज़ जिसमें एस फेज़ आती है, G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़। इंटरफेज़ वो दौरानिया है जिस दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। बेसिकली हर सेल में डीएनए है और माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ये क्रोमोसोम नंबर सेम रहने के लिए ज़रूरी है कि सेल डिवीजन से पहले या माइटोटिक फेज़ से पहले, डिवाइडिंग फेज़ से पहले जो इंटरफेज़ है जिसमें एस फेज़ आती है, उस दौरान सिंथेसिस हो डीएनए की, उस दौरान रेप्लिकेशन हो डीएनए की। तो इस दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीइंग या एग्जैक्ट कॉपीइंग। डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। यानी डीएनए एक डुप्लेट कॉम्प्लेक्स है, एक डुप्लेक्स है, इससे 2 नए डुप्लेक्स बनाए जाते हैं। इसके लिए 3 हाइपोथेसिस हैं, 3 मॉडल्स हैं। पहला है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये मॉडल्स समझने से पहले हमें कंप्लीमेंटैरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखें, डीएनए का एक स्ट्रैंड और दूसरा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। यानी हमें मालूम है कि एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एट जीसी। एडेनिन हमेशा थाइमिन के अपोजिट, थाइमिन हमेशा एडेनिन के अपोजिट, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन और साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन होता है। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर एक की बेस सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें मालूम हो तो दूसरे का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम मालूम कर सकते हैं इस कंप्लीमेंटैरिटी की वजह से। कंप्लीमेंटैरिटी मींस इफ़ हेयर इज़ ए, हेयर इज़ टी, बिकॉज ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ये नीचे मैंने शो भी किए हैं। एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन। गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेसिकली एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन्स हैं, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस हैं। थाइमिन और साइटोसिन सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पायरीमिडीन्स कहलाती हैं, और स्मॉलर नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो एक प्यूरिन और एक पायरीमिडीन यानी ए और टी, जी और सी, एक प्यूरिन और एक पायरीमिडीन के दरमियान ये बॉन्डिंग होती है। ये स्पेसिफिक बॉन्डिंग है। इस वजह से दोनों डीएनए एक दूसरे के, दोनों स्ट्रैंड एक डीएनए मॉलिक्यूल के एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी मीन हाफ, कंजर्वेटिव ओल्ड। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ओल्ड, हाफ ओल्ड हाफ न्यू। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, डीएनए का जो डुप्लेक्स स्ट्रैंड है ये ओपन अप होता है। डीएनए का डुप्लेक्स स्ट्रैंड ओपन अप होता है, हेलिकेज एंजाइम इसे ओपन अप करते हैं। ये जो ओल्डर स्ट्रैंड्स हैं ये मेंटेन रहते हैं, एक ये ब्लैक कलर में और एक ये ब्लैक कलर में, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं। इसके साथ एक नया ब्लू कलर में, यानी एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट्री रूल, और इसके साथ ओल्डर के साथ एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। यानी इसमें एक फिक्रा लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंजर्व्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिसरप्टेड। इसका मतलब ज़रा समझ लें। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। दोनों के दरमियान जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, जो एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, ये आपस में बॉन्डिंग करती हैं। यानी एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो असल में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान बॉन्डिंग है ये तो टूट जाती है, क्योंकि एक स्ट्रैंड इधर चला जाता है, दूसरा स्ट्रैंड इधर। इस ओल्डर स्ट्रैंड के साथ एक नया सिंथेसाइज हो जाता है और इस ओल्डर के साथ एक नया। तो जो 2 नए बनेंगे उनमें 1 स्ट्रैंड विल बी ओल्डर पेरेंटल, 1 विल बी न्यू। ये हाइब्रिड सा होगा। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक, वाटसन और क्रिक मॉडल जो डीएनए के स्ट्रक्चर का मॉडल था, ये मॉडल दुरुस्त लगता है। दूसरा है कंजर्वेटिव मॉडल। ये भी कुछ बायोलॉजिस्ट ने ओपिनियन दी या हाइपोथेसिस पेश किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होती है। कंजर्वेटिव मॉडल क्या है? दिस इज़ अ डीएनए डुप्लेक्स। ये डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है, इसके अकॉर्डिंग एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लिया जाएगा।
इसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसको ब्रेक, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्ट्रक्चर कंजर्व रहेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर, ये और ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड है या पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल एग्जिस्ट कर रहे हैं और इससे इसके अकॉर्डिंग एक न्यू सिंथेसाइज कर लिया गया, इसको कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। यानी सारे का सारा जो ओल्डर है वो इंटैक्ट रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर सारा इंटैक्ट रहता है। एक तीसरा मॉडल भी कुछ बायोलॉजिस्ट ने दिया जिसको डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक डीएनए का जो ओल्डर डुप्लेक्स है, जो पेरेंटल डीएनए है जिसके दोनों स्ट्रैंड, ये मुकम्मल तौर पे डिस्पर्स हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पे डिसरप्ट हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तमाम न्यूक्लियोटाइड्स एक स्ट्रैंड की दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ये स्ट्रैंड्स जो ओरिजिनल थे और कुछ नए स्ट्रैंड्स मिलाकर दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। जैसे एक डीएनए के मॉलिक्यूल को ढा के, गिरा के, बिगाड़ के उसके बेस, उसके नाइट्रोजन, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को, कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के उसके अकॉर्डिंग दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बना लिए जाएंगे। समझिए, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। अब इनमें से दुरुस्त कौन सा है, इसके लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1958 में दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम मैथ्यू मिसेल्सन है और दूसरे का नाम स्टाहल है। मिसेल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट हमारी बुक में दिया हुआ है। तो मिसेल्सन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी इस रिसर्च के लिए बैक्टीरिया को लिया। हमें मालूम है कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है और बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनमें एक ही क्रोमोसोम है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियाइड या क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं, जो कि सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड सा, सिंगल क्रोमोसोम उसे हम बोल सकते हैं। दूसरी बात हमें ये मालूम है कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी फिशन मीन एक बैक्टीरियम 20 मिनट के बाद दो में डिवाइड हो जाता है। इसे माइटोसिस नहीं कहते क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम है। तो इसमें वो सारे प्रोसेस जिसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वो नहीं होते, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज नहीं होते। ये सिंपली एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने से पहले जो इसका डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। डीएनए एक दफ़ा रेप्लिकेट होता है, 20 मिनट के बाद बाइनरी फिशन, फिर अगले 20 मिनट के बाद दूसरी बाइनरी फिशन, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। मिसेल्सन स्टाल की एक्सपेरिमेंटेशन बड़ी टेक्निकल सी थी। हमें मालूम है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 सब यूनिट्स हैं, एक नाइट्रोजनस बेस भी है जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन हम कहते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है इसमें नाइट्रोजन होता है। आम तौर पे जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन नॉर्मल आइसोटोप होता है। नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं N14 है, N15 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो N14 जिसका एटॉमिक मास 14 है वो लाइट आइसोटोप है और N15 जिसका एटॉमिक मास 15 है वो हैवी आइसोटोप है। हैवी मीन भारी है, जाहिर है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो वो हैवी आइसोटोप कहलाएगा। जिसका 14 है वो लाइट या हल्का आइसोटोप कहलाएगा। आमतौर पे बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए है और वो डीएनए N14 का बना हुआ है। तो मिसेल्सन स्टाल ने क्या किया, ये पेट्री डिश है। हम बैक्टीरिया को ग्रो कैसे करते हैं, हम पेट्री डिश या पेट्री प्लेट्स लेते हैं। ये 2 शीशे की प्लेट्स होती हैं, लेबोरेटरी अपरेटस है। एक छोटी ज़रा प्लेट है और एक उससे ज़रा बड़ी है। बड़ी जो है वो ढकने के तौर पे काम करती है, दूसरी नीचे आ जाती है। इनके अंदर एगर जेल हम मेल्ट करते हैं। जेल होती है एक, जैसे बालों में जेल लगाई जाती है, एगरोस जेल या एगर जेल मेल्ट करते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करते हैं। बैक्टीरिया कहीं पे हो माइक्रोपिपेट के साथ उनको मुंतकिल किया जा सकता है। ओवरनाइट रखें तो उस पेट्री प्लेट के अंदर एक बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी ग्रो कर जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेट्री प्लेट ली है, इसके अंदर नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप इंट्रोड्यूस किया है। N15 मीडियम हम इसको लिख रहे हैं, N15 मीन हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इसके अंदर रखा गया और इसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया। बैक्टीरिया की कई जनरेशन, एक रात या 2 रातें रखने के बाद अब यहाँ से बैक्टीरिया, ये 3 N14 वाले मीडिया हैं, 3 पेट्री प्लेट्स हैं, इनके अंदर एगर जेल है। तीनों जो हैं वो लाइटर आइसोटोप्स हैं यानी N14 वाले। इसके अंदर 0 मिनट रखा, इसके अंदर 20 मिनट रखा, इसके अंदर 40 मिनट रखा। यहाँ पे लाइट के अंदर यानी लाइट मीडियम के अंदर N14 मीडियम के अंदर डीएनए की कोई रेप्लिकेशन नहीं हुई। यहाँ चूँकि 20 मिनट रखा है तो एक राउंड रेप्लिकेशन का कंप्लीट हो गया। यहाँ चूँकि 40 मिनट रखा है तो यहाँ पे 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए गौर से, उन्होंने इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल किया। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज वो सेंट्रीफ्यूज है जो सेल ऑर्गेनेलीज या कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेल्स को सेपरेट करना हो तो सेंट्रीफ्यूज,
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अबव सेंट्रीफ्यूज जिसमें हमने क्या करना होता है, जिसमें हमने सेल ऑर्गेनेलिज या पार्ट्स ऑफ सेल्स को सेपरेट आउट करना होता है। सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट है, लेबॉरेटरीज के अंदर होता है, जिसमें हम चीज़ों को डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट आउट करते हैं, यानी भारी और हल्की चीज़ों को अलग करना हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिहाज से हम अलग करते हैं। अब देखिए गौर से स्टूडेंट्स, 4 डिफरेंट, एक ये जो N14 जो कि कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप जिसके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इसको भी सेंट्रीफ्यूज किया है। ये N14 वाले को भी सेंट्रीफ्यूज किया है, ये N14 वाला 20 मिनट्स वाला भी, और ये 40 मिनट्स वाला। ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं, असल में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ उन्होंने सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज़ किया है, CaCl सोल्यूशन, ये लफ्ज़ है सोल्यूशन। हमें मालूम है कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, जब इसे पानी में हल करते हैं तो सीजियम प्लस आइंस और क्लोराइड माइनस आइंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये ज़रा बात समझने वाली है, जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव आइन के गिर्द पानी अपने नेगेटिव एंड से, नेगेटिव आइंस के गिर्द पानी अपने पॉजिटिव एंड से यानी हाइड्रोजन आइंस की मदद से जुड़ जाता है, और आइंस जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो सीजियम क्लोराइड का जब सोल्यूशन यूज़ किया गया तो सीजियम आइन अलग और क्लोराइड आइन अलग हो जाते हैं। जब इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो सीजियम भारी है, ये नीचे आ जाएगा, और क्लोराइड हल्का है, ये ऊपर चले जाएंगे। तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट, एक डेंसिटी डिफरेंस का लेवल पैदा हो जाएगा। अब देखें गौर से, अब हम देखेंगे कि हैवी डीएनए कौन सा है, हैवी क्रोमोसोम कौन सा है और लाइटर क्रोमोसोम कौन सा है। ये जो है ये कंट्रोल ग्रुप था, इससे चूंकि N15 में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया तो इसमें दोनों स्ट्रैंड लाइट हैं, हल्के हैं, इसलिए ये देखें ये डेंसिटी के लिहाज से ऊपर। जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, जब इसे घुमाया गया तो ये अपने ग्रेडियंट के लिहाज से सेटल हो जाएगा, या बॉटम पे चला जाएगा या टॉप पे। अगर ये हैवी है तो ये बॉटम में चला जाएगा, अगर ये हल्का है तो ये टॉप पे होगा, और अगर ये हाइब्रिड है, इंटरमीडिएट है, दरमियान में रहेगा। स्टूडेंट्स, कंट्रोल ग्रुप को चूँकि N15 मीडियम में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, दाखिल ही नहीं किया, तो ये ऊपर सेटल हो रहा है। ये 0 मिनट्स के बाद, यानी N15 में ग्रो करने के बाद कई नस्लें N14 में डालने बिना इसकी जब सेंट्रीफ्यूज तो दोनों स्ट्रैंड नीचे बैठ गए, क्योंकि दोनों भारी स्ट्रैंड हैं, दोनों N15 मीडियम में ग्रो किए गए। दोनों स्ट्रैंड्स के डीएनएस में नाइट्रोजन बेसिस के अंदर N15 है, दोनों हैवी हैं, तो दोनों नीचे बैठ गए। 20 मिनट्स वाला जो है, 20 मिनट्स वाला, इसमें 20 मिनट्स के अंदर एक रेप्लिकेशन हो गई है, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो एक हैवी स्ट्रैंड है, क्योंकि इधर से मुंतकिल किया ना, ज़ाहिर है एक हैवी होगा, और एक इस मीडियम में आके नया बना है वो लाइटर होगा। तो एक हैवी और एक लाइटर हाइब्रिड एक क्रोमोसोम बना है, या आप इसको इंटरमीडिएट कह लें। तो ये इससे ज़रा ऊपर और इससे ज़रा नीचे दरमियान में सेटल हो रहे हैं। और 40 मिनट्स के बाद देखें, इसने एक हैवी और एक लाइट, आपने देखना है कि ये जो मैंने ब्लू कलर में शो किया ये हैवी है और रेड वाला लाइटर है। इसने अगले 20 मिनट यानी 40 मिनट के बाद एक लाइटर स्टैंड दिया, जिसके साथ दूसरा भी लाइटर बना, इधर बन रहा है ना N14 मीडियम में, तो वो ऊपर इसके बराबर आके सेटल होगा। और एक इसने हैवी स्ट्रैंड कंट्रीब्यूट किया, उसके साथ इधर एक नया बना, तो वो यहाँ पे सेटल हो रहा है, यानी ये वाला एक हाइब्रिड बनेगा। और ये जो मिसेल्सन-स्टाल का एक्सपेरिमेंट था, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, यानी रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होती है। तो स्टूडेंट्स, मिसेल्सन-स्टाल ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में 1958 में अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर था, जिसमें N15 और N14 यानी लाइट और हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किए गए थे टू ग्रो बैक्टीरिया टू इनकॉर्पोरेट दिस नाइट्रोजन इनटू द डीएनएस, ये साबित कर दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करेक्ट है। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, 3 मॉडल्स, 3 हाइपोथेसिस एंड देन मिसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।